Good morning, students. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. चलो कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? Glycogen. Glycogen, animal structure. अच्छा, ग्लाइकोजन जो है, अब कहाँ में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है? Liver and skeletal muscles of animals. वेरी गुड। एक तो लीवर में रहता है और कहाँ में? Skeletal muscles. स्केलेटल मसल में रहता है। तो बच्चों, जो ये ग्लाइकोजन जो होता है ना, ये ज्यादा ब्रांच होता है एज कंपेयर टू द व्हाट वी कॉल एज स्टार्च। तो इसमें लिख लेना द माइलोपेक्टिन ऑफ, कंटिन्यू कर लेना, द माइलोपेक्टिन ऑफ glycogen is more branched than starch. जरा माल्टोस पे बता दो कौन सा बॉन्डिंग होता है माल्टोस में? Lactose alpha 1,4. अल्फा 1,4। और लैक्टोज में? Lactose Alpha beta 1,4. जरा Beta 1. सुक्रोज का कंपोजिशन बता दो क्या है? Beta galactose and alpha fructose. वेरी गुड। बीटा गैलेक्टोज एंड सुक्रोज का कंपोजिशन बता दो। Beta galactose. बच्चों क्या था सुक्रोज का कंपोजिशन? Beta galactose and alpha fructose. ना बीटा फ्रुक्टोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और लैक्टोज का कंपोजिशन क्या था? Beta galactose and beta fructose. बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। गुड। जरा कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर था? Sucrose and trehalose. सुक्रोज एंड ट्रेहालोज। गुड। तो अब देख लो बच्चों, यहाँ पे हमें अब देखना है कि जो ये माइलोपेक्टिन है, ये ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांच होता है। तो ग्लाइकोजन में अब कितना ब्रांच होगा, कितने देर बाद ब्रांच आएगा, वो मैं आपको लिखाऊंगा। इन ग्लाइकोजन या इन स्टार्च branch occurs after 25 to 30 glucose. So, but in glycogen, branch occurs after every 8 to 12 glucose. अब आप लोग खुद ही बता दो, अब किसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा, ग्लाइकोजन में या स्टार्च में? जो ग्लाइकोजन, देखो अगर सपोज यहाँ में 8 ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद ना यहाँ में ब्रांच आएगा, फिर और 8 ग्लूकोज आएंगे और ब्रांच आएगा, और फिर और 8 ग्लूकोज आएंगे और ब्रांच आएगा। लेकिन स्टार्च में क्या होता है, 25 to 30 ग्लूकोज आएगा बीच में और फिर ब्रांच आएगा। और इसी तरीके से अगर 25 to ग्लूकोज है, फिर जाके ब्रांच आएगा। तो अगर यहाँ में भी ऐड होना हो, यहाँ में भी 8 ग्लूकोज ऐड होना, फिर ब्रांच आएगा। लेकिन अगर यहाँ ब्रांच आना है तो बहुत सारा ग्लूकोज 25 to 30 ग्लूकोज आना चाहिए, तब जाके ब्रांच आएगा। अब किसमें ब्रांचिंग फास्ट होता है, किसमें ब्रांचिंग फास्ट होगा, ग्लाइकोजन में या स्टार्च में? ब्रांच में। ग्लाइकोजन में। और स्टार्च में जो है ब्रांचिंग स्लो होगा, तो इसीलिए माइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन का ज्यादा ब्रांच होता है एज कंपेयर टू द Amylose. तो जो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ग्लाइकोजन कॉमा स्टार्च and inulin are considered as storage polysaccharides.
are considered as storage polysaccharides as they act as reservoir of food, और यह लिख सकते हैं रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। जब हम लोग ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बनेगा, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा तो वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। और इसीलिए जब भी अगर हम लोग अब खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन एनर्जी देगा, तो प्लांट के बॉडी में स्टार्च देगा। तो इसीलिए उन पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग कहते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। और याद रख लेना, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और इनिलिन। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, रीजंस फॉर स्टोरेज ऑफ these polysaccharides. Reasons of storage of these polysaccharides. और इसमें आप लोग पहला रीजन जो है लिख लेना, they are non-reducing. They are non-reducing and लिख सकते हैं non-reactive. They are non-reducing and non-reactive. और सेकंड जो है लिख लेना, they are osmotically inactive. That is, they did not increase osmolarity या osmotic pressure. That is, they did not increase osmotic pressure of the cell where they are stored. और तीसरा लिख सकते हैं, they can be stored in bulk. और अगर आप लोग ये चीज इग्नोर करना चाहते हैं, यू कैन इग्नोर दिस, बट बच्चों ये वाला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब किस किस पॉलीसैकेराइड को हम लोग स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहते हैं? ग्लाइकोजन को, स्टार्च को। और ये वाला टॉपिक जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। जो बच्चा एकदम से टॉपर आना चाहता है, रैंक ले आना चाहता है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, आप लोग ये बता दो मुझे, क्या जो ज्यादातर जो नॉन रिएक्टिव होता है ना, तो नॉन रिएक्टिव को इजीली कोई रखता है जो परेशानी ना करे। अगर हम लोग किसी को अपना दोस्त बनाए तो वो ज्यादा परेशान नहीं करेगा, तो अगर वो ज्यादा परेशान करने लगेगा तो फिर जाके उसको हम अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। तो इसी तरीके से जो ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये सेल के अंदर नॉन रिएक्टिव होंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन रिड्यूसिंग। इनका स्ट्रक्चर इतना हैवी होता है कि ये किसी के साथ जो है ना ये किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे, ना ये किसी को रिड्यूस कर पाएंगे। और प्लस अगर हम इसको किसी जगह में स्टोर करेंगे तो ये उसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, और फिर इसी वजह से ये स्टोर हो सकते हैं बल्क में, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। अब बता दो मुझे, क्या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है या ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा। जरा बच्चों आप लोग बता दो मुझे, ऑस्मोसिस कहाँ से होता है? ऑस्मोसिस हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है या हाइपो से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है? सर हाइपो से हाइपर।
वेरी गुड, हाइपो से हाइपर होता है ना। अब देखो, अगर ये मैं मान लेता कि ये एक सेल है और इस सेल में अब ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, जो ही ग्लाइकोजन इसमें स्टोर होते जा रहा है तो ये सेल में सोल्यूट बढ़ते जा रहा है। तो अगर इस सेल में सोल्यूट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इस सेल को पानी का जरूरत है, और जो ही पानी सोल्यूट बढ़ता जाएगा पानी अंदर घुसता जाएगा, और एक समय ऐसा होगा ये सेल फट जाएगा पानी के अंदर जाने से। लेकिन ग्लाइकोजन ऐसा नहीं करता है। ग्लाइकोजन इस सेल के अंदर ऑस्मोलिटी बढ़ाता नहीं है, और इसीलिए उस सेल को पानी नहीं चाहिए, और आराम से ग्लाइकोजन वहां में स्टोर रह सकता है, और इसी का मतलब होता है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। और बाकी जब आप लोग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो वहां आपको टीचर बताएगा हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, और आगे जहां जहां मुझे ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आए तो मैं भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ग्लाइकोजन, और जिसमें अल्फा ग्लूकोज होता है, खाली अमाइलोपेक्टिन होता है। जरा कौन सा कलर देता है ये आयोडीन टेस्ट के लिए, आयोडीन टेस्ट के समय? रेड कलर। हाँ वेरी गुड, ये देता है रेड कलर। और स्टार्च कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। ब्लू कलर। और इन जो सेल्यूलोज जो है वो कैसा क्या देता है कलर? नो कलर, Color. कलरलेस। Colorless. सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कलर देता है या कलरलेस रहता है आयोडीन टेस्ट के समय? Colorless. नहीं देता सर, Colorless. कलरलेस। कलरलेस रहेगा। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है, दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन, एंड तीसरा एग्जांपल जो है यू राइट नाउ रिगार्डिंग द सेल्यूलोज। और बच्चों सेल्यूलोज में लिख लेना, it is homopolymer of beta glucose that are connected by beta 1,4 glycosidic bonds. It is homopolymer of beta glucose that are connected by beta 1,4 glycosidic bonds. और इसमें आप लोग लिख सकते हैं each cellulose molecule contains 6,000 beta glucose. Each cellulose molecule contains 6,000 beta glucose. Are you done with this? Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यू विल राइट देयर फॉर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पहले हम लोग इसका मेन पॉइंट देखेंगे। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। सर यस, बाकी रहा। हाँ श्योर, एक मिनट मैं बैक हो जाता हूँ। फर्स्ट पेज बाकी रहा, फर्स्ट पेज सर। हाँ लिख लो, मैं बैक कर दिया। सेलुलोज Cellulose, it is a homopolymer of beta glucose and that are connected by beta 1,4 glycosidic bonds. और फिर लिखना है each cellulose molecule contains 6,000 beta glucose. हो गया? नहीं सर, थोड़ा बाकी रहे। हो गया सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिखे ना, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल।
plant cell wall, full stop करके लिखना, the pulp of plant, the pulp of plant and cotton fibers also contain cellulose. तो बच्चों ये आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, जो प्लांट का पल्प होता है और जो कॉटन फाइबर्स होते हैं तो उनमें भी सेलुलोज होता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप कॉटन फाइबर्स has highest percentage of cellulose. और लगभग इसमें 90% सेलुलोज होता है। कॉटन फाइबर्स हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेलुलोज, 90% सेलुलोज होता है कॉटन फाइबर्स में। तो इसमें आप लोग लिख लेना सेलुलोज इज most abundant. Cellulose is most abundant organic molecule on whole biosphere. Cellulose is most abundant organic molecule on whole biosphere. तो बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है। जरा एक प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होता है? प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन। और अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे पल्प का मतलब है जो थोड़ा सा प्लांट के अंदर हल्का सा सॉफ्ट पोर्शन रहता है, तो वो जैसे हमारे टीथ के अंदर पल्प होता है, सॉफ्ट पोर्शन, स्पंजी पोर्शन। तो जो भी कोई पार्ट होगा प्लांट का सॉफ्ट पोर्शन, तो उसको हम पल्प कहते हैं। सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन होल बायोस्फीयर। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो तब भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटीन जो है सबसे अबंडेंट होता है। तो इसमें लिख लेना 10 सेलुलोज will be most abundant carbohydrate on whole biosphere. बच्चों अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे अबंडेंट है तो आप खुद ही बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए विच इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द होल बायोस्फीयर, तो क्या होगा आप लोग का आंसर? सेलुलोज। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये है अबंडेंट तो कार्बोहाइड्रेट भी अबंडेंट होगा। तो इसमें आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। सर सब ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में से? हाँ सब सर सब ऑर्गेनिज्म में या सिर्फ प्लांट में? ना, होल बायोस्फीयर में। होल बायोस्फीयर मतलब इसमें क्या आएगा? सारा प्लांट, सारा एनिमल, सब मिला के जो भी है। तो यहाँ हमने प्लांट्स की बात नहीं करी, हमने होल बायोस्फीयर की बात करी। मतलब उसमें आएगा सारा ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, कुछ भी हो। तो सबसे अबंडन यही होता है, सेलुलोज ही होता है। तो इसमें लिख लेना ब्रैकेट में रियॉन, और रियॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रियॉन यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क इज obtained from cellulose। जो एक सिल्क होता है नेचुरल सिल्क, वो जरा बता दो वो नेचुरल सिल्क जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? नेचुरल सिल्क किसमें प्रेजेंट होता है? कौन बनाता है नेचुरल सिल्क?
सिलिकॉन। सिल्क, वेरी गुड, सिल्कवर्म। हाँ, लेकिन इस रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं और ये सेलुलोज से मिलता है, सेलुलोज के मॉडिफिकेशन से मिलता है। और इसमें लिख लेना आप, सेलुलोज हैज नो हेलिक्स, और एक हेलिक्स, और या मैनी प्लूरल को कहेंगे हेलिसेस, एंड thus it cannot hold iodine। और बच्चों इसीलिए जब ये आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा तो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? नो कलर, No color. कलरलेस। हाँ, सो सेलुलोज हैज नो हेलिक्स या हेलिक्स, thus it cannot hold iodine। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ में इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा सेलुलोज का। बड़ा इजी है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं इफ यू विल ट्राई। तो डिपेंडेंट नहीं रहना है। बड़ा कौन सा ग्लूकोज है जरा बता दो, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज? जो अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है? Beta glucose. बीटा ग्लूकोज। तो अगर बीटा ग्लूकोज होगा, क्या OH ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर, है ना? तो अब फर्स्ट पे OH ऊपर होगा तो यहाँ में H लिखेंगे। तो अगर ये सेकंड यहाँ पे है ग्लूकोज, और ये सेकंड ग्लूकोज भी जो है इट विल बी बीटा, तो दैट मींस H विल बी डाउनवर्ड। एंड अब देखो यहाँ में क्या था, फोर्थ कार्बन। इस फोर्थ कार्बन पे OH क्या होता है? नीचे। अब ये OH और ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो ये O अब इसको कनेक्ट करेगा। तो अब हम लोग इस O को यहाँ में बीच में लिखेंगे। तो साइमल्टेनियसली यहाँ से भी सेम ही होगा, वो आएगा और वो यहाँ में कनेक्टेड हो जाएगा इसके साथ, तीसरे ग्लूकोज के साथ। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 1 कार्बन एटम लिखना चाहें तो OH हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और H हमें नीचे लिखना पड़ेगा। बाकी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं बनाया। दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 4। एंड बच्चों यहाँ में हम लोग अगर ये होगा 1 और ये होगा 4 और यहाँ में हम लोग लिखेंगे कि ये दूसरा ग्लूकोज के साथ बनाएगा। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गिव अ ब्रैकेट हियर, और हम लोग ब्रैकेट डालेंगे इधर और बाहर में n लिखेंगे। और अब हम लोग बता दो क्या कहेंगे स्ट्रक्चर को? सेलुलोज। एंड ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? Beta alpha glycoside. Alpha glycoside. दो जूलॉजी में इसका स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, लेकिन प्लांट में आपको काम आएगा जब आप सेल वॉल पढ़ेंगे। तो लेकिन जो भी मैंने ऊपर पॉइंट लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है इस सेलुलोज के लिए, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं ब्रैकेट यहाँ नहीं डालता तो ये खाली ट्राइसैकेराइड हो जाता। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट डाला ताकि है कि देयर आर मेनी मोर ग्लूकोज, एंड दैट्स व्हाई आई पुट हियर n। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, और ये तो सेलुलोज का था। तो बच्चों अब हमें नेक्स्ट वाला जो देखना है दैट इज काइटिन। और काइटिन में लिख लेना इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine। या ऐसे हम लिख सकते हैं, ये ऐसे भी आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग is a homopolymer of nitrogen containing complex monosaccharide
is a homopolymer of nitrogen containing complex monosaccharide known as N-acetyl glucosamine. और इस वजह से आप लोगों को मैंने मॉडिफाइड शुगर्स का स्ट्रक्चर बताया था बच्चों। क्या कहते हैं हम लोग शॉर्टली इसको? NAG कहते हैं। It is a homopolymer of nitrogen containing complex monosaccharide known as NAG that are connected by beta 1,4 glycosidic bonds. अब इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन। बच्चों एक्सोस्केलेटन को हम लोग क्यूटिकल भी कहते हैं, लेकिन किसके केस में? इंसेक्ट के केस में। एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। अगर आर्थ्रोपोडा नाम पूछा जाए तो इंसेक्टा पूछा जाएगा। कॉकरोच आप लोगों ने देखा होगा, कॉकरोच का आपको बाहर में एक ब्राउन कलर का हार्ड स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो हार्ड जो ब्राउन कलर का होगा उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, और वो उसका बाहर वाला स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है। तो बच्चों वो कॉकरोच का, आर्थ्रोपोडा का, इंसेक्टा का एक्सोस्केलेटन भी बना होता है काइटिन का, और फंगल का सेल वॉल भी बना होता है काइटिन का। तो अब सबसे जो लार्जेस्ट किंगडम है एनिमल्स का वो आर्थ्रोपोडा है, और प्लस फंगस भी काफी सारे हैं, तो इसीलिए ये काइटिन जो है ये सेकंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसमें लिख लेना इट इज सेकंड अबंडेंट organic molecule on biosphere. The second abundant organic molecule on biosphere, that is, it will be also second abundant carbohydrate. बच्चों फर्स्ट abundant carbohydrate कौन सा था? सेलुलोज। और ये दोनों पॉइंट जो है ये एनसीईआरटी में है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो होमोपॉलीमर है, नैग का बना होता है, फंगल सेल वॉल में है, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन में है, और सेकंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, या वी कैन से सेकंड अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं, बट स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, सो इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये क्या, जरा बता दो ये स्ट्रक्चर क्या है इधर? सेलुलोज। अब बता दो बच्चों, अगर मैं इस बीटा ग्लूकोज के इधर में लगाऊं NH और मैं लगाऊं COCH3, जरा क्या बन जाएगा ये? N-acetyl glucosamine। तो अगर मैं यहाँ में H लगाऊं और यहाँ में लगाऊंगा NHC डबल बॉन्ड OCH3, नैग बनेगा। अब बता दो ये नैग का पॉलीमर क्या कहलाया जाएगा? काइटिन। What is the polymer of the nag called as? काइटिन। तो इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, सेलुलोज को ही हम लोग नैग बना सकते हैं और अपने आप ही काइटिन स्ट्रक्चर बनेगा। तो बट ये सारे पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना कि जो सेलुलोज जो है और काइटिन है, cellulose and chitin are considered as structural polysaccharides. Structural polysaccharides as they help in maintenance of structures. बच्चों सेलुलोज ने किसका स्ट्रक्चर बनाया? सेल वॉल का।
और काइटिन ने किसका स्ट्रक्चर मेंटेन किया? फंगल सेल वॉल का और एक Cell- स्केलेटन। तो इसीलिए हम इन दोनों को कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जरा मुझे आप लोग स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताओ। ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इन्युलिन। और यहाँ पे काइटिन और जो सेलुलोज जो है दे आर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। Should I move to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें नेक्स्ट वाला जो देखना है वो है इन्युलिन। सर स्क्रीनशॉट ले लेते तो अच्छा होता। हो गया? चलो अब आप इन्युलिन लिख लेना। दिस इज IN। देखो बच्चों, इन्युलिन जो है ये पॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का। सो इट इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। और ये एनसीईआरटी ने लिखा है। तो लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे इसमें बीटा फ्रुक्टोज होता है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको कम से कम एनसीईआरटी से याद रखना। होमोपॉलीमर ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। और इसमें लिख लेना बीटा 1,2 glycosidic bonds connects fructose in inulin. Or next point you can write here, it is present in roots and tubers of दलिया। तो बच्चों ये हमसे मेटाबोलाइज नहीं होता है। It is not metabolized by humans. Thus it is excreted. Thus it is excreted by kidneys in urine. It is not metabolized by humans, thus it is excreted by kidneys in urine. So its presence in urine is used for the measurement of glomerular filtration rate. और बच्चों ब्रैकेट में लिख लेना GFR। Its presence in urine is used for the measurement of glomerular filtration rate, which is a kidney function test. और बच्चों किडनी फंक्शन टेस्ट को KFT कहते हैं। अगर किसी इंसान का किडनी काम नहीं कर रहा होगा ढंग से, तो हम लोग बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं किडनी काम कर रहा है नॉर्मल या नहीं कर रहा है। जरा आप लोगों में से बताएगा मुझे यूरिन में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? Salt. वेरी गुड, सॉल्ट। और क्या होता है? यूरिया यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है ना। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूँ ब्लड का यूरिया बढ़ चुका है और यूरिन का यूरिया कम हो रहा है, जरा क्या आप लोग बताएंगे बंदे का किडनी काम कर रहा है या वो एबनॉर्मल काम कर रहा है?
Abnormal. एबनॉर्मल काम कर रहा है ना, क्योंकि जब हम लोगों का बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करता है तो वो वेस्ट ब्लड से निकालता है किडनी और यूरिन में डालता है। अब अगर किडनी काम नहीं कर पा रहा है, यूरिया को नहीं निकाल पा रहा है, तो दैट मीन्स ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा और यूरिन में कम आएगा, तो दैट मीन्स उस बंदे का किडनी में कुछ फेलियर आ रहा है। तो लाइकवाइज अगर हम लोगों को किसी का किडनी पता करना होगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अच्छे से, उस टेस्ट को कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT कहते हैं उसे। और अब अगर हम लोग इन्सुलिन खिलाएंगे रात में या 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले, तो ये इन्सुलिन हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो इसीलिए किडनी इसको फेंकता है यूरिन में। तो अब अगर यूरिन लिया जाएगा और उसमें इन्सुलिन का कंसंट्रेशन चेक करा जाएगा, क्या नॉर्मल आ रहा है या एबनॉर्मल आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हमें किडनी का फिल्ट्रेशन रेट पता करना होगा तो हम लोग इस इन्सुलिन का यूज कर सकते हैं। और किडनी का फिल्ट्रेशन रेट पता करना इज इटसेल्फ द किडनी फंक्शन टेस्ट। जैसे यूरिया का चेक करना किडनी फंक्शन टेस्ट है, जैसे यूरिक एसिड का चेक करना किडनी फंक्शन टेस्ट है, जैसे सॉल्ट का कंसंट्रेशन चेक करना यूरिन में नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो किडनी फंक्शन टेस्ट है। सो ये है रिगार्डिंग आप लोगों को इन्सुलिन के बारे में। बट आप लोगों को एक पॉइंट एनसीईआरटी से याद रखना है और वो है ये कि इट इज पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज, और उसका स्ट्रक्चर नेसेसरी है, आप लोग खुद बना सकते हैं। मैं बॉन्डिंग भी बनाया और फ्रुक्टोज भी बता दिया कौन सा होगा, एंड यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. बच्चों क्या ये इन्युलिन होमोपॉलीसेकेराइड, क्या ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, या ये बताया था मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। हाँ ये था स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो अब हमने नेक्स्ट वन, दिस वाज ऑल अबाउट द होमोपॉलीसेकेराइड। तो अब आप लोग सेकंड वाला लिख लेना, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, तो इसमें लिख लेना दे आर द पॉलीसेकेराइड्स that are made up of different types of monosaccharides. Different types of monosaccharides. तो बच्चों एग्जाम्पल है इसका, जैसे हम लोग इसका पहला एग्जाम्पल जो है, यू कैन टेक द पेप्टाइडोग्लाइकन। You can take the example of agar. You can take the example of mucopolysaccharides. You can take the example of hemicellulose. And you can take the example of pectin. पेक्टिन भी होगा, हेमिसेलुलोज भी होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी, agar भी, और पेप्टाइडोग्लाइकन, they all are the what we can say the heteropolysaccharides. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप इसमें से पहला वाला लिख लेना। What is the first one? Peptidoglycan. Peptidoglycan. Glycan. ये आपको याद रखना ही है, जूलॉजी में नहीं याद रख लेंगे, बॉटनी में याद ही रखना है, और इससे आपको काफी सारा क्वेश्चन आ सकता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। So it is polymer of name और N स्टाइल मेरामिक एसिड, और इसको जो नेम कहते हैं वो लिख लेना NAC।
that are connected by beta 1,4 glycosidic bonds. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स या हेट्रोपॉलीमर्स are generally made up of complex sugars the complex monosaccharides such as sugar acids and amino sugars. और बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से, और इस वजह से भी आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स शुगर और मॉडिफाइड शुगर क्या होता है। जरा मुझे शुगर एसिड का एग्जांपल बता दो एक। ग्लूकोसामाइड, शुगर एसिड का ग्लूकोयूरोसामाइड, वेरी गुड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। हाँ, और अमीनो शुगर्स का जैसे Glucosamine. ग्लूकोसामाइन है, ये गैलेक्टोसामाइन है। तो ये है रिगार्डिंग प्रोडक्ट ग्लाइकन का कुछ पॉइंट। अब हम इसका प्रेजेंस देखेंगे, ये कहाँ में होता है। तो लिख लेना पेप्टाइडोग्लाइकन is present in bacterial cell wall. So besides NAM and NAG, peptidoglycan also contains a peptide of 4 to 5 amino acids. बच्चों इसीलिए दो नाम है इसका, पेप्टाइड और ग्लाइकन। ग्लाइकन का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन सा है, NAM and NAG। और पेप्टाइड का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड है। कितने, 4 से 5 अमाइनो एसिड। तो इसीलिए इसको पेप्टाइड और ग्लाइकन कहते हैं। सो इसमें लिख लेना इट इज digested by lysozyme. It is digested by lysozyme. Lysozyme 10 या 10 लिख सकते हैं या which लिख सकते हैं, which is considered as antibacterial enzyme. It is digested by lysozyme, which is considered as antibacterial enzyme, as it kills bacteria. As it kills bacteria by breaking one, 4 glycosidic bonds. Glycosidic bonds between NAM and NAG. बच्चों सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है प्लांट सेल, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में? define the shape of the cell. हाँ वेरी गुड, एक शेप मेंटेन करता है, रिजिडिटी देता है
और प्रोटेक्शन भी देता है ना। अब बता दो मुझे, लाइसोजाइम आएगा और लाइसोजाइम ब्रेक करेगा पेप्टाइडोग्लाइकन को, तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, ब्रेक। और जब सेल वॉल ब्रेक होगा तो अब बैक्टीरिया के अंदर पानी जाएगा और पानी से बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा और स्वेल से बैक्टीरिया फट जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइसोजाइम जो है एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। तो यहाँ मैं आपको लिखाऊंगा कि लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन, जैसे बच्चों हम लोगों का टीयर में भी प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम हम लोगों का सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम कहते हैं स्वेट में भी प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन टीयर, लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन स्वेट। तो इसीलिए अगर आंखों पे बैक्टीरिया आ जाए तो वहां टीयर का लेयर होता है और उस टीयर का लेयर जो है उस बैक्टीरिया को किल करेगा क्योंकि उसमें लाइसोजाइम। अब लाइसोसोम और लाइसोजाइम में क्या फर्क है बच्चों? इज लाइसोसोम एंड लाइसोजाइम सेम और दे आर डिफरेंट? Lysosome is a cell organelle and lysozyme is an enzyme. एंजाइम, गुड गुड है। तो अब लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग, और लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. जो बच्चा नो बोलता है, रोकता है, तो वो बच्चा फिर ये भी बता देगा कि खत्म भी हुआ। सर सुसाइड वेग कौन सा था, लाइसोजाइम या लाइसोसोम? लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम, ठीक है। ये आप लोग बॉटनी टीचर आपको बता देंगे जब वो बॉटनी पढ़ाए, सेल बायोलॉजी पढ़ाए, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में। सर तो डिफरेंस है, ये एंजाइम है। हाँ, ये एक एंजाइम है, लेकिन लाइसोसोम में 40 एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में एमाइलेज होता है, लाइसोसोम में पेप्टाइडेज होता है, लाइसोसोम में न्यूक्लियस होता है, हर तरह का एंजाइम होता है इस लाइसोसोम में जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर सकता है, प्रोटीन्स को ब्रेक कर सकता है, लिपिड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये लाइसोजाइम खाली किसको ब्रेक करेगा? पेप्टाइडोग्लाइकन को। लाइसोजाइम खाली पेप्टाइडोग्लाइकन को, लेकिन लाइसोसोम हर किसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सबको ब्रेक कर सकता है, बिकॉज इसमें लगभग 40 एंजाइम होते हैं, 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब क्लियर हुआ? चलो, ये था रिगार्डिंग पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आप लिख लेना नेक्स्ट एगार, और बच्चों या तो हम इसको एगार एगार भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लेना इट इज a heteropolymer of galactose and 1,3 dehydrogalactose या 1,3 anhydrogalactose। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट इज obtained from seaweeds, और लाइक लिख लेना रेड एलगी। रेड एलगी और एग्जांपल जैसे हैं ग्रेसिलेरिया।
तो ये अगार इनमें इनसे मिलता है, इनको सी से कलेक्ट करा जाएगा और फिर इस अगार का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। अब इसका यूज कहाँ में है? सो अगार इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस and cell culture। जो आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में 12th में पढ़ा था एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें क्या करते हैं? अगार का यूज करते हैं, अगार का जेल बनाते हैं डीएनए को सेपरेट और करता है फिर सर, हाँ जी, डीएनए को सेपरेट करता है सर ऑन द बेसिस हाँ ऑफ द वेरी सेगमेंट। वेरी गुड। सो डीएनए को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो अब यहाँ में इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी अगार का जेल ही यूज करते हैं और सेल कल्चर में भी अगार का जेल ही यूज करते हैं। तो इस अगार में क्या करते हैं, इसका क्या स्पेशलिटी है अगार का? ये पहले पाउडर में होता है, पाउडर फॉर्म में, और फिर पाउडर फॉर्म को अगर हम बफर में गर्म करेंगे ना तो ये गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, विस्कस सॉल्यूशन बनता है। और जब ये मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद जो इसका विस्कस सॉल्यूशन है, जिस ट्रे में डालेंगे उस ट्रे के जैसा इसका शेप बनेगा और ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, जेल बनता है। और फिर उसी जेल को हम यूज करते हैं एज अ सॉलिड सपोर्ट फॉर सेल कल्चर या फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। और सेल कल्चर तो आपको बॉटनी टीचर बता देंगे और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस बता दूंगा बायोटेक्नोलॉजी में। एंड दिस पॉइंट is important for you people regarding this agar. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग तीसरा वाला लिख लेना और वो था म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को हम लोग ऑल्सो म्यूकोप्रोटीन्स भी कहते हैं। और बच्चों इनको प्रोटियोग्लाइकन्स भी कहते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स या म्यूकोप्रोटीन्स या प्रोटियोग्लाइकन्स। और यहाँ पे लिख लेना they are the heteropolymers that form mucilage, और यह लिख सकते हैं slimy substance। They are the heteropolymers that form mucilage। और आप लोगों ने अगर देखा होगा भिंडी को क्या करते हैं, भिंडी को ज्यादातर काटने से पहले ही धोते हैं, वॉश करते हैं। और अगर हम लोग भिंडी को काटने के बाद वॉश करेंगे बच्चों, क्या हो जाता है उधर? कभी देखा आप लोगों ने भिंडी को काटने के बाद अगर पानी डालते हैं, व्हाट हैपेंस देयर? Slimy substance. हाँ, स्लाइमी सब्सटेंस बनता है, म्यूसिलेज बनता है। और क्योंकि उस भिंडी में भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और जो ही वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे एकदम से वो म्यूसिलेज बनाते हैं, स्लाइमी सब्सटेंस बनाते हैं। तो अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और नाम है म्यूकोप्रोटीन और नाम है प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, म्यूको मतलब यही पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो दैट मींस दे आर आल्सो अटैच्ड विद द प्रोटीन्स। तो लिखो दे रिमेन। सर प्रोटियोग्लाइकन क्या है, फिर से बोलिए ना। हाँ, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है और क्या रहता है ऑल्सो? प्रोटीन भी रहता है। सो दे रिमेन ऑल्सो connected with proteins। thus also या thus called as proteoglycans। और या कहेंगे म्यूकोप्रोटीन्स। इनका आप लोगों को बायोमोलिक्यूल में कम सिग्निफिकेंस लगेगा, लेकिन जब बच्चों में आपको टिश्यूज पढ़ाऊंगा
मैं आपको सैल्युबल फ्लूइड पढ़ाऊंगा, मैं आपको जॉइंट फ्लूइड पढ़ाऊंगा, वहां बार बार वर्ड आएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड म्यूकोपॉलीसैकेराइड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। मैं आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, मैं आपको कार्टिलेज पढ़ाऊंगा, बोन पढ़ाऊंगा, हर जगह में ये नाम आता रहेगा। तो इसीलिए इसको क्लियर करेंगे हम इधर ही बायोमोलिक्यूल में फिलहाल। Are you done with this? Yes, sir. तो दिस वाज रिगार्डिंग द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब हमें क्या करना है, इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल देखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ में एक कॉलम में आप लोग लिख लेना यहाँ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और बच्चों दूसरा कॉलम में आप लोग लिख लेना देयर कंपोजिशन, और यहाँ पे लिख लेना इनका प्रेजेंस, और यह लिख लेना फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा हाइलुरोनिक एसिड से। क्लियर? तो इसमें आप लोग लिख लेना, एक तो इसमें नैग होता है, और बच्चों इसमें होता है ग्लूकोरानिक एसिड। और इस ग्लूकोरानिक एसिड को फिलहाल आप लोग Ga से रिप्रेजेंट करना। सर वो प्रेजेंस के बाद वो क्या है? फंक्शन, फंक्शन प्रेजेंस ऑब्लिक फंक्शन। तो यहाँ में जैसे आप लोग याद रख लेंगे, तो ये प्रेजेंट होता है जैसे कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है, तो बच्चों ये टेंडन्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये प्रेजेंट होता है जॉइंट फ्लूइड में भी, और ये टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सर कार्टिलेज CA है ना? CAR, CAR कार्टिलेज, CARTILAG। सर कार्टिलेज के बाद वाला क्या है? टेंडन्स, टेंडन्स TENDONS, ओके। जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसको टेंडन कहते हैं। और दूसरा जो है, यू कैन राइट हियर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। सर जॉइंट फ्लूइड मतलब ये बोन में जो जॉइंट होता है उसका फ्लूइड, मतलब उस जॉइंट के बारे में। हाँ, जो बोन्स के बीच में जॉइंट होता है, तो उसी जॉइंट फ्लूइड को वो उसमें भी रहता है ये। और दूसरा लिख लेना कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। और बच्चों कॉन्ड्राइटिन सल्फेट याद रख लेना, और ये तो एक रहता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, और प्लस लिख लेना यही वाला ग्लूकोरानिक एसिड। ग्लूकोरानिक एसिड, और ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी आप लोग लिख लेना कि ये प्रेजेंट होता है जैसे प्रेजेंट इन कार्टिलेज। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोगों को ये कार्टिलेज पढ़ाऊंगा तो कार्टिलेज में मुझे बताना ही आप लोगों को कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। डन? यस सर। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट इन कार्टिलेज, या आप लोग लिख सकते हैं ये आई के फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर में भी होता है।
विट्रस ह्यूमर मतलब आई के पास एक फ्लूइड रहता है और उसमें भी प्रेजेंट रहता है। तीसरा जो है, यू कैन राइट देयर हेपेरिन सल्फेट या हेपेरिन लिख सकते हैं। और बच्चों इसमें आप लोग लिख लेना नैग ही होता है और इसमें भी ग्लूकोइरानिक एसिड होता है। और यहाँ पे लिख लेना इट एक्ट्स एज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। सर ये जो नैग है सर, ये गैलेक्टोसेमाइन वाला है या ग्लूकोसेमाइन वाला है? ना, नैग तो हमेशा होगा ग्लूकोसेमाइन। तो जहां मैंने गैलेक्टोसेमाइन लिखा वो मैंने अलग लिखा है, नेस्टल गैलेक्टोसेमाइन है, और नैग कहते हैं ग्लूकोसेमाइन को। या सर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का फंक्शन क्या है? हाँ, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का भी फंक्शन ये भी मेंटेन करता है विस्कोसिटी। सो इट मेंटेन्स द विस्कोसिटी या इट मेंटेन्स द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो जो हमारे ब्लड में रहता है एंटीकोएगुलेंट, बच्चों क्या है उस नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का नाम जो हमारे ब्लड में होता है? हेपेरिन। और ये हेपेरिन भी एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। और एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को कोआगुलेशन होने नहीं देगा। जब ब्लड बह जाता है, निकल जाता है ब्लड वेसल से, तो क्या होता है उसका बाहर में? बच्चों जब ब्लड कट लगता है हमें स्किन में और ब्लड बाहर था, क्या होता? वो जम जाता है ना, तो वो ब्लड के जमने को कोआगुलेशन कहते हैं। लेकिन ब्लड वेसल के अंदर कोआगुलेट नहीं होता है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर में हेपेरिन होता है और वो उसको कोआगुलेट होने नहीं देता। और इसी तरीके से आप फोर्थ वाला लिख लेना, यहाँ में केराटिन सल्फेट। सर यस, सर एक क्वेश्चन, मतलब ये सब रिलेटेड नहीं है, मतलब सर ये होता है ना, यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड होने के बाद लोगों का मतलब कट हो जाने के बाद ये मतलब ब्लड क्लॉट होने का ये फैक्टर क्यों चला जाता है? मतलब बहुत लेट से उनका हाँ हाँ वो क्यों होता है सर? हाँ, क्योंकि जब भी इंसान को अगर सपोज यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए ना, गाउट वगैरह, तो गाउट होने से क्या होगा, एक एक ऐसा भी चीज होगा जिसका सपोज कोआगुलेशन रुक जाएगा। फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। तो जब वो फाइब्रिनोजन का कंसंट्रेशन अगर कम होगा, उसका सिंथेसिस रुक जाएगा या कम बनेगा, तो एकदम से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्लो हो जाएगा। और ब्लड क्लॉटिंग स्लो होने की वजह से ब्लड ज्यादा देर बहेगा। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना केराटिन सल्फेट, और केराटिन सल्फेट में लिख लेना इसकी जगह में गैलेक्टोज। नैग नैग और नैग ही आएगा। और बच्चों यहाँ में ग्लूकोइरानी की जगह में गैलेक्टोज लिख लेना। और इसका फंक्शन जो होगा ये सारा इसी का है, और इसका फंक्शन लिख लेना मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन स्किन एंड कॉर्निया। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, नैग नैग नैग, लेकिन कॉन्ड्राइटिन में होता है एन-एस्टर ग्लूकोसेमाइन। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना ग्लूकोरानिक एसिड ग्लूकोरानिक एसिड ग्लूकोरानिक एसिड, लेकिन केराटिन सल्फेट में गैलेक्टोज होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। और अगर ज्यादा आपको लगेगा किसी बच्चे को, तो वो ना स्किप कर सकता है इसको। सर वो मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन स्किन एंड कॉर्निया, ये वाला तो फंक्शन प्रेजेंस वाला तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, जब मैं आगे आपको टिश्यूज वगैरह पढ़ाऊंगा। और अगर ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं। तो खाली आपको एनसीईआरटी का याद रखना है
कि ये बने होते हैं ज्यादातर एमाइनो शुगर्स का और द शुगर एसिड्स का। ये वाला जो मैंने इधर लिखा है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स आर जनरली मेड अप ऑफ complex monosaccharides such as sugar acids and amino sugars। तो बाकी कंपोजिशन उतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिलता ही है जब आप बाकी चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो ये था म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो बच्चों अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो फोर्थ वन लिख लेना, एंड दैट इज हेमिसेलुलोज। और इसमें लिखना इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। और फिर वी वाला हो गया आप लोगों का पेक्टिन। और पेक्टिन में आप लोग याद रख लेना इट इज प्रेजेंट इन मिडिल लेमेला is present in middle lamella cell wall in plants as magnesium or calcium pectate। हो गया? Majority done with this? Yes, sir. तो ये है। अब आपको बस याद रखना होता है कि हेमिसेलुलोज और पेक्टिन जो है ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, मींस दे आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड का आप लोगों ने एग्जांपल देखा, पेप्टाइडोग्लाइकन, अगार, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड में आपको मैंने बताया हाइलुरोनिक एसिड और कंड्राइटिन सल्फेट, हेपेरिन और केराटिन सल्फेट। And this was all about the carbohydrates। और जो बाकी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट या बाकी एसिड टेस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। नाउ अब हम लोगों का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स है, एंड दैट इज प्रोटीन्स। तो यू विल पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसमें आप लोग लिख लेना प्रोटीन्स आर the polymers of amino acids that are connected by peptide bonds। तो पेप्टाइड बॉन्ड इन अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रखता है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो बच्चों अब ये प्रोटीन जो है दे आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स। Proteins are always heteropolymers, that is made up of
that is made up of different types of amino acids. तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर देना। क्या कार्बोहाइड्रेट हमेशा हेटेरोपॉलीमर होता है या कार्बोहाइड्रेट होमोपॉलीमर भी हो सकता है? होमोपॉलीमर होमोपॉलीमर भी हो सकता है और हेटेरोपॉलीमर, लेकिन ये वाले क्या होते हैं हमेशा? हेटेरोपॉलीमर। ये हमेशा हेटेरोपॉलीमर। तो अब नेक्स्ट चीज जो है ये प्रोटीन जो है दे आर नेवर होमोपॉलीमर्स, बिकॉज़ नो natural protein is a homopolymer. तो मुझे लिख लेना इसमें the protein diversity is due to the diversity in amino acids. अब बच्चों क्या प्रोटीन बड़ा लिमिटेड होता है नेचर में या बड़ा डिफरेंट टाइप, बहुत सारे टाइप का प्रोटीन होता है नेचर में? बहुत सारा टाइप का। और अगर आपसे पूछा जाए वो प्रोटीन का डाइवर्सिटी किस वजह से है? डाइवर्सिटी ऑफ अमीनो एसिड। डाइवर्सिटी ऑफ अमीनो एसिड की वजह से, बिकॉज अमीनो एसिड भी डिफरेंट तरह से मिलते हैं और फिर जाके उनको डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। Should I move to the next slide? No, sir. Please wait. Okay. Okay, sir. चलो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटीन्स आर मोस्ट abundant thus Berzelius coined the name protein from a Greek word proteos. कोई बच्चा कुछ कह रहा है? Name from protein from a Greek word proteos, that means holding the first place. बच्चों बर्जीलियस साइंटिस्ट था और जिसने ये वर्ड प्रोटीन नाम कॉइन किया है एक ग्रीक वर्ड से। उस ग्रीक वर्ड का नाम है प्रोटियास और प्रोटियास का मतलब क्या है? होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल्स। सर वो प्रोटियस का बाद वो क्या है? प्रोटियास दैट मींस होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। अनु सर उसके पहले वर्जेलियस था। Thus Berzelius coined COINED. Berzelius coined the name protein from a Greek word. Berzelius कौन क्या है सर? Berzelius scientist है। Oh. Thus Berzelius coined the name protein from a Greek word proteos,
that means holding the first place. अब बच्चों ये थोड़ा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन था, तो प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बाद जो है अब हमें पहले अमीनो एसिड्स के बारे में देखना पड़ेगा और फिर हम लोग वापस आएंगे प्रोटीन्स पे। तो लिखो इसमें अमीनो एसिड्स are bifunctional organic compounds that are substituted methanes. तो बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं, अगर यू विल नो कि ये हमें ये स्ट्रक्चर जो है मीथेन है, तो बच्चों इस मीथेन में अभी यहाँ में सब्स्टिट्यूशन होगा। और जब इस मीथेन में सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड ऐसे रहता है H, या ऊपर हम COH लिखेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बड़ा सही होगा COH, और यहाँ में NH2 हो गया, और यहाँ में H हो गया, और यहाँ में R हो जाएगा। तो बच्चों ये है अमीनो एसिड, और इस मीथेन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है और ये अमीनो एसिड बना है। जरा बच्चों ये वाला ग्रुप कौन सा है? COH ग्रुप। और ये COH ग्रुप क्या होगा? एसिडिक ग्रुप होगा या ये बेसिक ग्रुप होगा? एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप होगा। तो ये वाला क्या होगा? अमीनो ग्रुप होगा, और ये बेसिक ग्रुप। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो अमीनो एसिड होता है वो बाईफंक्शनल मींस इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COHO और एक अमीनो ग्रुप है, और प्लस एक R होता है, और R जो है उसको हम साइड चेन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे कि R इज साइड चेन। R is side chain, that is different for each amino acid. R is side chain that is different for each amino acid. तो अब अमीनो एसिड मीथेन से बना है, मीथेन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और फिर इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। आर यू डन विद दिस? यस अब सर। अगर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन्स को डाइवर्सिटी देता है अमीनो एसिड, है ना? अब मेरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से है कि अमीनो एसिड को कौन डाइवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, तो व्हाट यू विल से? ग्रुप और बेसिक ग्रुप करेगा। बड़ा इजी है। R। वेरी गुड, R ग्रुप। हाँ, तो इसीलिए इसी सेंटेंस को आप कंटिन्यू लिख लेना, और लिख लेना 10 R ग्रुप will provide diversity to amino acids. क्योंकि R ग्रुप किसी में सेम नहीं होता है,
हर किसी में डिफरेंट होता है। तो जब आर ग्रुप डिफरेंट होगा तभी हम लोग कहेंगे कि ये वाला अमाइनो एसिड है। तो प्रोटीन को डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड को प्रोवाइड करता है डाइवर्सिटी टू आर ग्रुप। सो इसमें लिख लेना इन नेचर मोर देन 300 amino acids are present. But our body proteins contain only 20 type of amino acid. तो नेचर में 300 से ज्यादा भी है, लेकिन हमारी बॉडी में कितना होता है? खाली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। तो बच्चों, जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो एक होता है अमाइनो एसिड्स, the amino acids that forms proteins are called as proteogenic amino acids. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं एलानाइन है, जैसे लिख सकते हैं ग्लाइसिन है, जैसे वेलिन है, और भी आप लोगों को काफी सारा पता चल जाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा। और इसमें लिख लेना द अमाइनो एसिड्स that does not form proteins are called as non-proteogenic amino acids. Non-proteogenic amino acids और एग्जाम्पल जैसे लिख लेना यहाँ पे ऑर्निथाइन। क्रीमा वो स्विच बंद कर लो उसको, वो जो ग्रीन रेड वाला है ना उसको आप दबा दो। ऑर्निथाइन एंड हाँ, ऑर्निथाइन एंड सिट्रुलिन, दे आर नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। तो अब आप कहेंगे सर ये अगर अमाइनो एसिड है तो कहाँ यूज होता है? तो इसमें लिख लेना ऑर्निथाइन एंड सिट्रुलिन और नॉन प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड्स। Non-protein basic amino acids that are intermediates of यूरिया साइकिल। बच्चों, अब ऑर्निथिन और साइट्रोलिन क्या अमीनो एसिड है या दे आर सम अदर कंपाउंड्स? आर दे अमीनो एसिड्स और नॉट? अमीनो एसिड। Yes, amino acid. क्या हमारे प्रोटीन में होंगे ये? नेवर। तो बट No, sir. कहाँ में यूज होता है ये? यूरिया साइकिल में। और यूरिया साइकिल जो है हमें एक्सप्रेशन में पढ़ना है, और यूरिया साइकिल का इसीलिए हम लोग ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। और ये लीवर के अंदर होता है, और लीवर के अंदर जो है ये यूरिया फॉर्म करता है, और फिर वही यूरिया किडनी जो है यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो जब मैं आपको यूरिया साइकिल पढ़ाऊंगा एक्सक्रीशन में, तो वहां आपको दिखेगा एक इंटरमीडिएट ऑर्निथिन होगा और दूसरा इंटरमीडिएट सिट्रुलिन होगा या साइट्रुलिन होगा। Are you done with this? Yes, sir.
सो अब बता दो हमारे बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड है, क्या सारे के सारे अमाइनो एसिड अब प्रोटीन बनाता है? नो सर। नहीं No, है, sir. खाली 20 तरह के अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। और भी है लेकिन वो प्रोटीन में यूज नहीं होता है, लेकिन बॉडी में यूज होता है। लेकिन जितने भी होंगे तो वो 20 ही तरह के होते हैं। क्लियर? सर ये जो दो बेसिक प्रोटीन कहा ना आपने, ये हमारा बॉडी में होता है क्या? होता है ना, इसीलिए कहा ना यूरिया साइकिल में यूज होता है। ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन आर नॉन प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड दैट आर इंटरमीडिएट्स ऑफ यूरिया साइकिल। और अगर आपको इसका लिखना है तो लिख लेना दैट आर इंटरमीडिएट्स ऑफ यूरिया साइकिल व्हिच helps in synthesis of urea. Urea in our body. या एग्जैक्टली लिख लेना इन द लिवर ऑफ आवर बॉडी। और अब इसके आपको पता चला कि हमारी बॉडी में भी होता है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड क्या होता है और नॉन प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या होता है। बच्चों अब आप लोग जरा मुझे बता दो कौन सा बॉन्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था सेलुलोज में प्रेजेंट होता है। Which bonding is present in the cellulose? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जरा बच्चों कौन सा पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं? Inulin, cellulose. इनुलिन, सेलुलोज एंड व्हाट? ना ना सेलुलोज नहीं, इनुलिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। जरा बच्चों कौन सा पॉलीसैकेराइड फ्रुक्टोज का बना होता है? इन्यूलिन। वेरी गुड, इनुलिन। जरा ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है? ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है? Alpha glucose. वेरी गुड, अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च? That's alpha glucose. अल्फा ग्लूकोज का। जरा पेप्टाइडोग्लाइकन किसका पॉलीमर होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन किसका पॉलीमर होता है? N-acetyl glucose. नैम एंड नैग का। किसका? N-acetyl glucose. हाँ, नैम एंड नैग का। एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। चलो बच्चों आप लोग बता दो मुझे कौन सा पॉलीसैकेराइड इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है और सेल कल्चर में यूज होता है? अगर 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 तो इसको आप लोग रिवाइज करते रहना और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे तक क्योंकि आपकी आवाज कट कट करके आया, मैं समझ ही नहीं पाया क्या बोला आपने। सर आप प्रीवियस स्लाइड को फिर से लास्ट। हाँ हाँ, ये मुझे बता देना, ये वाला चाहिए ना? इसके बाद वाला जो आपने एपिनेस का और बाकी का पॉइंट लिखा है ना, ये हाँ सर। बाकी बच्चा लीव कर सकता है। मुझे बता दे। हो गया।